नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आधुनिक यूपीएससी में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कल जो है हमारी सरकार 100 लोगों को मार्स पे भेजे और वहाँ पे कोई रूल्स और कोई रेगुलेशंस ना रहे, जिसका मन करे वो अपना अधिकार जमाए, जिसका मन करे वो जहाँ रहना चाहे वो वहाँ पे रहे। आप सोचिए कि कितना केओस हो जाएगा। और यही चीज़ जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे संविधान के जो मेकर्स थे उनके पास भी यही सवाल पहुंचा कि अगर बिना रूल्स, बिना रेगुलेशन, बिना लॉज, बिना संविधान के हमारा देश कैसे चलेगा। और उस टाइम 35 करोड़ जनसंख्या को संभालना, आज तो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। और आप इस बात से समझिए कि अगर 100 लोग मार्स पे बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के रहने पे क्योस मचा दे रहे हैं, तो उस समय की 35 करोड़ जनसंख्या कितना दिक्कत देती। और यही चीज हमें फोर्स किया हमारे संविधान बनाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जो है, हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमारा संविधान वो कैसे बनाए और जो है इस तरीके से बनाए कि आज 76 साल बाद भी हमारे जो है देश में आराम से हमारा देश बिना केओस, बिना किसी दिक्कत के आराम से चल रहा है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारे संविधान का जो है फीचर्स को जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या फीचर्स हैं। तो हम उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान की जो स्टार्टिंग हुआ है, पहला पेज जो है वो प्रीएम्बल को लिखा है। और प्रीएम्बल हमारा जो है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्रक्स को बताता है कि हमारा कंट्री है क्या, बेसिकली सोवरेन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री है, या जो है क्या है। तो वो सब चीज़ जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और हम अपने देश के लोगों को देना क्या चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सीधे साफ साफ शब्दों में क्लैरिफाई करता है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डीपली जो है इसके बारे में डिस्कस किया है, और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए और फिर आज इस चैप्टर पे आइए। आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और अच्छी समझ आएगी, और आप एक एक फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आज मेरी समझ पाएंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि हमारा संविधान जो लिखा गया था, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया था, वो था 26 नवंबर 1949 में। बट वो एडॉप्ट कब, वो एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को, बट वो एनफोर्स्ड कब हुआ था? एनफोर्स्ड वो मेरे दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था मेरे भाइयों। और जब ये अडॉप्ट हुआ तो उस टाइम पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन दोनों को हमने एबॉलिश कर दिया था, जो उससे पहले तक हमारे देश को चलाते थे। आइए इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री में है क्या। जो पहले जो स्टार्ट हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो आया क्यों था? जो बॉडी, जो कॉमर्शियल बॉडी जो हमारे देश में एक जो है बिजनेस करने आई थी, कैसे वो अपना पॉलिटिकल दबदबा बना दी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो है सबऑर्डिनेट बना दिया बंगाल प्रेसिडेंसी के। हमने जो है वहाँ से सेंट्रलाइज प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। हमने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो पावर्स थी उनको ले लेके हमने जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को देने लगे। उसके बाद हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ बंगाल में जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगे पावर्स के। उसके बाद 1784 में हमारा जो है एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 और 1833 आया। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1830 ने जो है रेस्ट्रिक्शन लाई की, जो है कंपनीज रूल को जो है मोनोपोली नहीं मिलेगी एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। बट ये भी जो एक्सेप्शंस था, ये भी 1833 में जो है हटा दिया गया। उसके बाद मैकोलेज ने अपने लॉज लेकर आए और ये कहानी ऐसे ही चलती रही। उसके बाद हम 1858 पे पहुँचे। 1858 हमारे देश के लिए, हम सबके लिए एक बहुत रिमार्केबल ईयर है। क्यों? क्योंकि ये वो ईयर था जब ब्रिटेन में बैठी हुई क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन में बैठा हुआ पावर, ये समझ गया कि अगर भारत एकजुट हो गया, अगर भारत
अपने पूरे दम दिखा दिया, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अगर भारत एक हो गया तो 1857 की जो म्यूटनी हुई थी, जो रिवॉल्ट हुआ था, वो ब्रिटेन को पूरा शेक कर दिया था, पूरा हिला के रख दिया था। और मेरे दोस्तों 1858 से जो बात स्टार्ट हुई थी कि ब्रिटेन की जो क्वीन थी उन्होंने अपना डायरेक्ट पावर जो है एस्टेब्लिश कर दिया था, और वहां से स्टार्ट हुई थी जर्नी वाइस रॉय और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट्स की। उसके बाद ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही, और फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 लेकर आए। 1919 बहुत ही फेमस तरीके से याद किया जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए, और 1935 मोंटेग्यू शेफॉर्म्ड रिफॉर्म्स के लिए। 1919 में हमने जो है मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया, और 1935 में हम इस चीज़ को, कहानी को हमने और आगे बढ़ाते हुए हमने जो है जेन्स और एंग्लो इंडियंस और बाकी जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए हमने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की और भी चीज़ें आगे बढ़ाई। और उसके बाद हमने वहीं पे बाइकैमरलिज्म को लेकर आया, मैसिव फेडरल फीचर एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स आई थी, और 1935 में जो है हमने डायरकी स्टेट में इंट्रोड्यूस कर दी थी। ये चीज़ हम 1947 में भी जो है करना चाहते थे। अब आगे हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा संविधान और जो है इसके जो रचयिता थे, जो इसको ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उसमें जो है काफ़ी मेंबर्स थे, बट जो जिसको हम याद करते हैं, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके अंडर जो है पूरा संविधान लिखा गया, जिन्होंने उसको पूरा ऑब्जर्व किया, और अब सारे मेंबर्स उनको रिपोर्ट किए इस चीज़ को। उसके बाद इस संविधान को बनने में बच्चों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। आप सोचिए कि लगभग किसी देश को संविधान को बनने के लगभग अगर 3 साल लगा है, तो उस पर कितनी डिबेट हुई होगी, कितनी बारीकियों पे चीज़ों को गौर किया गया होगा, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश था, और इस देश के जो है हर सिटीजन्स की नीड्स को कैटर किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन से। और जैसा मैं बता रहा हूं कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 डिबेट्स हुए थे इस पे जो है, तब जाके हमारा संविधान बना। और इसकी जो गाइडिंग प्रिंसिपल, जो इसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो दिया था जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 में, जो कि हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल का फॉर्म बन के आगे निकला। अब मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट, और एक क्यों कहा जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में मैं इस क्लास के एंड तक मैं आपको जो है बताऊँगा। पर तब तक आप सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोड़ दीजिए, ये मत सोचिए कि जो है पीयूष सर आएंगे वो पूरा सब चीज़ एज इट इज़ स्पून फील्ड करेंगे। मैं वो बताऊँगा आपको चीज़ें, बट मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक इस चीज़ को सोचिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, एक जिंदा इंसान है, जिंदा पेपर की तरह उसको क्यों देखा जाता है। पर अभी आइए हम ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो 1800 का समय वो ऐसा था कि जब हमारे देश में बहुत सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे। उसमें बहुत बड़े नाम थे, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, और ऐसे कर करके हमारे देश के बहुत लोग जो है उसमें जो है अपने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स कर रहे थे। उसमें चाहे वो वुमेन्स एजुकेशन की बात हो, चाहे वो अनटचेबिलिटी की बात हो, चाहे वो सती प्रथा की बात हो, तो ऐसी बहुत कुरीतियाँ थी हमारे देश में पहले, जिसको हटाने की बात हो रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत सिर्फ कुरीतियाँ ही थी, पर बहुत अच्छी चीज़ें भी थी, और जो अच्छी चीज़ें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एज इट इज़ पार्ट बनी। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हम अपने सिटीजन को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हम जो मेन चीज़ है, हम सबको सम्मानता देंगे, हम सबको इक्वालिटी देंगे, हम सबको लाइफ विद अ डिग्निटी देंगे। हम किसी को मियर एग्जिस्टेंस वाली ज़िंदगी नहीं देंगे कि जाओ तुम एक जानवर की तरह जिंदा रह लो। ये चीज़ हम नहीं, हम अपने जनता को, अपने पीपल को, अपने लोगों को, अपने देशवासियों को हम जो है लाइफ विद डिग्निटी देंगे। अब इसमें हुआ ये कि हमने बहुत चीज़ें जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस थे और हायरार्कीज थी, उनको एबॉलिश करने की हमने कोशिश की। हमने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, हमने जो है एबॉलिशिंग
अनटचेबिलिटी, जो ऐसी कुरीतियाँ थी, उनको जो है हमने हटा दिया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ चीज़ है, इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। अब एक सवाल उठता है कि हमारा संविधान इतना बल्कियर कैसे है कंपेयर टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान इसलिए बल्कियर है दोस्तों मेरे, क्योंकि इसमें हम अपने स्टेट के लोगों की, अपने सेंटर के लोगों को, ये हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने अपने देश के हर हिस्से के लोगों के, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो मेजॉरिटीज़ हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, कहीं से भी आते हो, हमने सबकी नीड्स को कैटर किया है। कोई ऐसा किसी को हमने जो है ऐसे अलग से छोड़ा नहीं है। और ये एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कियर क्यों है। और इसमें हमने जो है बहुत चीज़ें सब्स्टिट्यूट भी की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये यूनिफाइड टेक्स्ट है, कंटेन्स द कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सेंटर के लिए है या फिर सिर्फ स्टेट के लिए है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जब हमारा संविधान लिखा गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तो उस टाइम पे उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और वो आप सोच लीजिए कि कितना बल्कि डॉक्यूमेंट्स होगा। और आज के टाइम पे हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स होके लगभग 100 प्लस 106 अमेंडमेंट्स लगभग हो चुके हैं। और हमारा संविधान अब प्रेजेंटली अप्रॉक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स में बढ़ चुका है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो एक बहुत पॉपुलर टर्म यूज होती है, रैंसैकिंग। इसका मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रैंसैकिंग ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान फ्रेमर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने जब बैठे थे तो डॉक्टर अंबेडकर से एक सवाल पूछा गया कि क्यों ना हम अपना संविधान जो है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना बनाएं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ों से बेटर है कि हम वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लेकर आए और हम देखें कि क्या ये हमारे देश के लिए सुटेबल होगा। और अगर सुटेबल होगा तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है अगर हम उसको जो है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करते हैं। और इसीलिए जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो रशियन रिवॉल्यूशन से आया था, 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से लिया था, उसी तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया था। ये कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली ऐसा होता है कि हमारा जो शेड्यूल 7 है वो 3 लिस्ट में डिवाइड होता है, फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में चीज़ें होती है उसको सेंटर देखता है, जो स्टेट लिस्ट में होती है, जो स्टेट्स को देखना होता है वो स्टेट्स देखता है, और ऐसी चीज़ें जो कि ना यूनियन लिस्ट में हो ना स्टेट लिस्ट में हो तो वो हमारी रेसिड्यूरी लिस्ट होती है, वो हमारी सेंटर देखती है। फिर हमने कनाडा से जो है फेडरेशन लिया, क्वाज़ाई फेडरल स्टेट कहा जाता है। हमारा देश जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत है वो प्योर ट्रू फेडरेशन नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाज़ाई फेडरल है। फिर हमने आयरलैंड से डीपीएसपी लिया, यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया और रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप लिया, और यूएसए से हमने जो है फंडामेंटल राइट्स लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया और इंडिपेंडेंट जुडिशरी दिया। ऐसे हमने बहुत कंट्रीज से बहुत कुछ लिया, जैसे हमने जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीज़ें ली। तो ऐसे हमने बेसिक चीज़ें जो है जो हमारे देश की नीड्स को कैटर कर सकती थी, हमने जो है उसको सारी चीज़ों को रैंसैक्ड किया। हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो सोचा कि हमारे देशवासियों के, जो हमारे लोगों के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो चीज़ें हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला। उसके बाद आज अब हम जो है एक चीज़ पढ़ते हैं, बैलेंसिंग स्टेबिलिटी एंड चेंज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था। हमारा आर्टिकल 368 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसेस को बात करता है। अमेंडमेंट प्रोसेस मतलब संविधान का संशोधन।
पर संविधान का संशोधन क्या बहुत आसान है या बहुत हार्ड प्रोसेस लिया जाए, ये तरीका जो है, ये चीज़, यही सवाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स के पास भी आई। तो उन्होंने कहा कि जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा, इसको हम एक बैलेंस बना के रखेंगे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब इसका मतलब क्या है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का? हमारे कुछ तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो ईजिली हमारी सेंटर कर देती है, बट बहुत सारे या कुछ ऐसे भी अमेंडमेंट्स हैं जिसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व करना होता है, स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। 50% स्टेट रेटिफिकेशन जब सिंपल मेजॉरिटी से करता है तब जाके जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। और ये चीज़ जो है हमारी डिफाइन करती है आर्टिकल 368 में। तो ये चीज़ है हमारी बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब हमारा जो क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली जो हमारा यूनियन है वो हमारा बेसिकली स्ट्रॉन्ग यूनियन कहा जाता है। क्वाज़ी फेडरल मतलब हम फेडरल तो है पर हमारे फेडरल में जो है यूनिटरी सुप्रीमेसी है। जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी होती है या कुछ भी ऐसा चीज़ होती है तो हमारा सेंटर ओवरटेक कर लेता है स्टेट को, और ये पावर जो है दिखाती है कि यूनिटरी है। अगर हम ऑल इंडियन सर्विसेज की बात करें, आर्टिकल 312 की बात करें, तो ये भी बेसिकली हमारी जो है यूनिटरी सुप्रीमेसी को दिखाती है। अगर हम गवर्नर सिस्टम की बात करें तो जो है आपको पता होगा गवर्नर सिस्टम गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और वो चीज़ भी जो है हमारे यूनिटरी फीचर को ही दिखाती है। अब बची फेडरेशन की बात करें कि फेडरल बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर है क्या। फेडरल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जो ट्रू फेडरेशन है वो जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका है, यूएसए जिसको हम कहते हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं। वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए। फेडरल के जो फीचर्स हैं, जो डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि जो है एक गवर्नमेंट सेंटर पे रहेगी, एक गवर्नमेंट स्टेट पे रहेगी। वहाँ पे 3 लिस्ट होंगे, जैसे सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट। ये आप बोलेंगे ये तो सर हमारे देश में भी है, पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जो हमारे देश में नहीं हैं। वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है अमेरिका में। एक जो इंसान होता है वो सपोज टेक्सास में रहता है तो उसके पास टेक्सास की भी सिटीजनशिप रहेगी, और एक जो है अमेरिका में उसके पास एक अमेरिका की भी सिटीजनशिप रहेगी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सिटीजन ऑफ केरला, सिटीजन ऑफ बॉम्बे या सिटीजन मुंबई या सिटीजन ऑफ यूपी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या, हम सब के सब सिटीजन ऑफ इंडिया है, और जो कि ये हमें एक फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा की तरह रखती भी है। उसके बाद बाइकैमरलिज्म, जैसे आप मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होती क्या है। जो अमेरिका में, जो यूएसए में सिस्टम है वो ऐसा है कि जो जुडिशरी है वहाँ की सेंटर की अलग जुडिशरी है, और स्टेट फेडरल लॉज अपनी अलग जुडिशरी बना के, दोनों के रूल्स अलग हैं। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी चलती है, वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ाऊँगा कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है क्या। उसके बाद हमारे यहाँ जो हमने फॉलो किया था वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो किया था ब्रिटेन का। इसमें बेसिकली ये होता क्या है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो हमारा बेसिकली होता है, इसमें जो सिटीजन होता है वो अपना एमपी या एमएलए चुनता है, और वो एमपी एमएलए फिर आपस में अपने आप को, एमपी जो है प्राइम मिनिस्टर चुनता है और एमएलए जो है चीफ मिनिस्टर चुनता है। बट ये अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में बेसिकली जो सिटीजन है वो अपना एग्जीक्यूटिव भी चुनेगा और वो अपना लेजिस्लेचर, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वो भी चुनता है, जिसको वहाँ की पार्लियामेंट को जो है कांग्रेस बोला जाता है। तो जो वहाँ के सिटीजन है बेसिकली, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो वो ये भी चुनते हैं कि हमारा जो एमपी है वो ट्रम्प होगा, और जो वहाँ का हमारा प्रेसिडेंट होगा, आप वहाँ के सिस्टम से समझिएगा, वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा वो ट्रम्प होगा। ये दोनों चीज़ें वहाँ चुनी जाती, बट हम बेसिकली हम सिर्फ एमपी और एमएलए ही चुन सकते हैं। उसके बाद जो है वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है और किसको जो है मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट एक्ट एज अ नॉमिनल हेड, वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ एग्जीक्यूटिव और द रियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव। फिर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, आर्टिकल
75 क्लॉज 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद रखिएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये चीज़ जो होती है हमारी पार्लियामेंट्री आर्किटेक्चर, ये हमारा बोथ सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एमपी भी चुनते हैं, हम एमएलए भी चुनते हैं, तो ये सेम चीज़ है, सेंटर में भी यही लागू होता है, स्टेट्स लेवल पे भी यही चीज़ लागू होती है। अब जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें देख रखी है, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि पार्लियामेंट वहाँ की बहुत पावरफुल है, पार्लियामेंट जो बना दी वो रूल बहुत है। और अमेरिका में क्या सिस्टम है कि अमेरिका में जो है वहाँ की जुडिशरी बहुत पावरफुल है। तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से ये बात हुई तो उनसे पूछा गया कि क्या आप पार्लियामेंट को या एग्जीक्यूटिव को इतना पावर देना चाहते हैं या फिर आप जुडिशरी को इतना पावर देना चाहते हैं। बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो किसी एक इंस्टीट्यूट को या किसी एक बॉडी को जो है फुल पावर नहीं देना चाहते थे, उन्हें सिंथेसिस ऑफ पावर की। उन्होंने कहा कि हम एक मिडल पाथ रखेंगे कि अगर हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पार्लियामेंट जो है किसी भी कानून को जो है संशोधन ले करा सकता है, उसका अमेंडमेंट कर सकता है, बट वो अमेंडमेंट जो है एब्सोल्यूट अमेंडमेंट नहीं होगा। अगर उस अमेंडमेंट में कोई गलती रही तो जुडिशरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का, तो जुडिशरी उसको क्वैश भी कर सकता है। और मैं आपसे एक सवाल देता हूं जो आपको जो है कमेंट सेक्शन में डालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एक्ट है अभी तक जिसको जो है जुडिशरी ने जिस अमेंडमेंट को पूरी तरीके से जो है क्वैश कर दिया था, डिलीट कर दिया था। और इसका मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि ये जो रूल है ये बेसिकली आपका जुडिशरी से ही रिलेटेड है। अब मैं जो आपसे बात करता इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है यूएसए में होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी उनके फेडरल लॉज अलग होते हैं और उनके सेंट्रल लॉज अलग होते हैं। हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। हम लोगों के यहाँ जो लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ से चीज़ें जो है हाई कोर्ट्स पे जाती हैं और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारे यहाँ एक चेन सिस्टम है, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। और इसी चेन के अकॉर्डिंग जो है चीजें जो है फ्लो करती हैं, केसेस फ्लो करते हैं। और इसीलिए हम इसको जो है इंटीग्रेटेड, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को एक हमारी जुडिशरी ने जो दे रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी में सिस्टम में दे रखा है, वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है हमारे यूएसए में होती है। उसके बाद हम और जो है चीज़ों की बात कर सकते हैं जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बेसिकली हमारे संविधान के जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वो चाहते थे कि सबको जो है वोट करने का अधिकार मिले। और इस वोटिंग अधिकार को जो है उन्होंने सबको दिया जो एज ऑफ 18 के अबव है। पहले 21 के अबव था, पर 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस एज लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया था। 21 ईयर्स ओल्ड से उसको 18 ईयर्स ओल्ड पे लेकर आ गए थे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, ये मैंने बहुत अच्छे से जो है इस पे क्लास ली है, आप इसको देखिएगा। मेरा पहला लेक्चर था मेरे चैनल आधुनिक भारत पे, और डीपीएसपी पे भी मैंने उस पर बहुत अच्छे से बताया। डीपीएसपी एक एनफोर्सिएबल राइट तो नहीं है, बट हमारे देश के गवर्नेंस सिस्टम की जो सबसे मजबूत नींव है वो हमारा डीपीएसपी है। उसके बाद सेकुलर स्टेट, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो भारत है, वो पूर्णतः एक सेकुलर है। हम जो है एक इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जहाँ पे हम हर रिलीजन को समान रूप से देखते हैं। हमारा देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, हमारा देश एक सेकुलर नेशन है। ये सब चीज़ें मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से, बहुत डीपली जाके मैंने आपको विद केस लॉज जाके मैंने सब समझाया है। तो अगर जिन्होंने ये वो चैप्टर्स, वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें उन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि अभी मैं अगर उनको फिर से रिपीट करने लगूंगा तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद हमारा सिंगल सिटीजनशिप, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ अमेरिका वाला सिस्टम नहीं होता। हमारे यहाँ इंडिया में एक ही सिंगल सिटीजनशिप होती है। ऑल पीपल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट लाइक सिटीजन ऑफ बिहार, वी आर नॉट लाइक सिटीजन ऑफ यूपी, वी आर नॉट लाइक सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड से रहते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्रिटिक्स भी हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो है बेसिकली इसको कहा जाता है कि इसमें
ओरिजिनलिटी लैकिंग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रैंसैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। हमने कई देशों से जो है चीज़ें ली थी, उसको रैंसैक्ड किया गया था, उनकी गुड प्रैक्टिसेस को लिया गया था, तो ये इस चीज़ का एक क्रिटिसिज्म भी है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि हमारा कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट है, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम फीचर्स जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। उसके बाद अनगांधीयन प्रिंसिपल, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। अनगांधीयन प्रिंसिपल इसमें कहा गया है कि जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, विलेज बेस्ड जो है सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फोकस ऑन सेंट्रलाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बट अगर जिस हिसाब से हम अपने आज की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जो इंक्लूसिवनेस की बात होती है, जो विलेज पंचायत की बात होती है आर्टिकल 14 में, ये बेसिकली हमारा जो है गांधीयन प्रिंसिपल, ये ट्रस्टीशिप थ्योरी ही हमारा जो है रिफ्लेक्ट करता है डीपीएसपी में। तो इस चीज़ से तो मैं इस क्रिटिसिज्म को उतना नहीं मानता हूँ। फिर उसके बाद एलिफेंट साइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि ये सेंटर और स्टेट लॉज दोनों को कैटर करता है। और लॉयर्स पैराडाइज क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो लोग थे, वो ऐसा था कि उसमें बेसिकली बहुत सारे जो मैक्सिमम लोग थे वो लॉयर्स थे। तो इसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो बहुत ज़्यादा लॉ की लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि लॉयर्स अपनी ही लैंग्वेज में चीज़ों को लिखते हैं, तो वो इस चीज़ में इसको कहा जाता है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में कहा था कि हमारा लिविंग ब्लूप्रिंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसको मैं क्यों कहा था, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने हो गया है, उसके बीच में हमारे देश में कितनी वॉर्स हुई, कितनी जो है, एक बार नेशनल इमरजेंसी भी आई 1975 में, 76 में, और उसके बाद जो है उन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखते हुए भी आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेजिलियंट है, वो अभी भी वैसा ही खड़ा हुआ है। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हमारा संविधान 100+ अमेंडमेंट्स कर चुका है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमने अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, जो हमारे लोगों की जो नीड्स अब बदल रही हैं, जिस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, उन नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रो किया, इवॉल्व किया। और उसी के हिसाब से ये कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये अल्टीमेट सिंथेसिस है, ब्रिलियंटली हार्मोनाइज ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल विद प्रोफाउंड इंडियन रियलिटीज टू कंटिन्यूअसली गाइड द रिपब्लिक। तो दोस्तों, आज की जो क्लास थी, जो हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे, उसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशंस की जो हमारी बेसिकली जितने भी फीचर्स थे उन सबको मैंने तोड़ के जितना भी छोटे और आसान भाषा में आपको मैं समझा सकता था, एक मतलब आपके दिमाग में मैं एक पिक्चर जो क्लियर करना चाहता था कि आगे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स पढ़ें या कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ें जो है अपने एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के, तो आपको बेसिकली ये पता हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या कहना चाहता है, क्या हमारे लोगों की नीड्स को किस तरीके से वो कैटर करता है। तो होपफुली मैंने अपना जो है बेस्ट दिया और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ की कमी रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल माई टाइम, थैंक यू फॉर द time and patience.